पिछले एपिसोड में हमने देखा कि तनु और रोहन को इस हालत में देखकर सब सदमे में थे। सम्राट, चंचल और पीछे खड़ी सुहानी भी। तभी रणवीर सिंह अंदर आता है। तनु को इस हालत में देखकर वो पूरा गुस्से से भर जाता है और अपना मुंह फेर लेता है। सम्राट की ओर नजर करता है और अपना बंदूक उठाकर गोली चल देता है। सम्राट, चंचल चिल्ला पड़ती है। सुमेर जो छुपकर देख रहा था उसके फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है। बस यही तो मैं चाहता था। रणवीर सिंह का निशाना चूक जाता है और गोली सम्राट के पास से होकर गुजर जाती है। वो बच जाता है। गोली चलने से चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। तभी सम्राट के आदमी मीडिया वालों को कमरे से बाहर निकाल देते हैं और उनके अलावा जो बाहर के लोग वहां मौजूद थे उन्हें भी। तनु की आंखों से झरझर आंसू बह रहा था। वहीं रोहन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। रणवीर का खून खौल रहा था बुरी तरह से। कमरे में अभी चंचल, सम्राट, तनु, रोहन और रणवीर खड़े थे। बाकी सबको बाहर कर दिया गया था और वैसे भी मीडिया वाले तो लग गए थे अपने खबर को अपने अपने चैनल पर दिखने। कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है। ये देखकर सुमेर मन ही मन अब अंदर क्या चल रहा है कैसे पता चलेगा। 2 पल तो कमरे में खामोशी छाई रहती है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तनु लगातार रो रही थी। उसे तो पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं। मैं तो सुमेर के साथ इस कमरे में आई थी और फिर मैं इसके साथ कैसे। सुमेर कहाँ है, वो मन ही मन सोच रही थी। चंचल उसकी साड़ी उठाकर उसके ऊपर डाल देती है। तनु भी इतनी घबराई हुई थी कि वह एकदम से उससे लिपटते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। वो रोते हुए बोल रही थी। सम्राट रोहन पर गरजते हुए बोला, तुम्हें शर्म आनी चाहिए रोहन, ये सब करते हुए। तभी बीच में ही रोहन ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया सर, आप मेरा यकीन कीजिए, मुझे नहीं पता कि ये सब। तभी रणवीर, जो कब से अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था, वह बेहद गुस्से से बोला, वाह सम्राट वाह, अच्छा नाटक कर लेता है तू। पहले खुद ही सारा खेल रचता है और फिर अनजान बन रहा है। ये सुनकर सम्राट और चंचल का माथा ठनकता है। कहना क्या चाहता है तू। सम्राट उसके करीब जाते हुए बोलता है, मैं जो कह रहा हूं वो तू अच्छी तरह से समझ रहा है। तूने ही किया है ना ये सब कुछ मुझसे बदला लेने के लिए, मेरी बदनामी करवाने के लिए। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, वो उसका कॉलर पकड़ते हुए बोला। अगले ही पल सम्राट उसके हाथ को झटकते हुए कहा, इतना गिरा हुआ नहीं है सम्राट सिंह राठौड़, जो अपना बदला लेने के लिए एक लड़की का इस्तेमाल करेगा, और पीठ पीछे वार करने की आदत नहीं है मेरी। मैं जो करता हूं सबके सामने करता हूं, ना कि धोखे से। झूठ बोलता है तो तेरा ही किया धरा है ये सब कुछ। इसके बाद गुस्से से भरा हुआ वो चंचल के पास जाता है और जोर से उसका हाथ पकड़ते हुए, तू भी इसके साथ मिल गई है, इसके साथ मिलकर हमें बर्बाद करना चाहती है। वो बहुत गुस्से से चंचल पर गरजता है। ये देखकर सम्राट का दिमाग भी गर्म हो जाता है। वो रणवीर को चंचल से दूर करता है और पीछे दीवार से लगाकर लगभग उसका गला दबाते हुए बोला, इतनी औकात नहीं है तेरी जो तू सम्राट की बीवी से सवाल कर सके। उसको नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना भी मत। वो बहुत जोर से उसका गला दबाते हुए बोल रहा था। खून सवार था उसके सर पर। किसी में हिम्मत नहीं हो रही थी उसे रोकने की और रणवीर की हालत खराब हो रही थी। आखिरकार चंचल ने बीच में आकर सम्राट को रोक दिया। सम्राट एक झटके से रणवीर को छोड़ देता है, दूसरी तरफ जाकर अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करता है। चंचल भी उसके पीछे पीछे जाती है। इतने में रणवीर तनु के पास जाता है। उसे बालों से पकड़कर कहा, मना किया था ना तुझे यहां आने के लिए, मना किया था या नहीं। उसका गुस्सा इतना भयंकर था कि तनु अंदर तक कांप जाती है। उसने रोते हुए कहा, दादाजी। तभी चटाक करके एक आवाज सुनाई देती है कमरे में। रणवीर ने एक जोरदार थप्पड़ रख दिया था उसके गाल पर। चुप, बिल्कुल चुप, मर चुका है तेरा दादा। मुझे सिर्फ इतना बता, इस कमरे में तू अपनी मर्जी से आई थी ना, मेरी बात तो सुनिए। तभी रणवीर फिर से उस पर गरजते हुए बोला, मैंने पूछा यहां तू अपनी मर्जी से आई थी या नहीं, हाँ या ना। जिस तरह रणवीर तनु से बात कर रहा था, उसे मार रहा था, ये देखकर सम्राट के हाथों की मुट्ठी कसती जा रही थी। तभी रणवीर एक और चांटा मारता है उसके गाल पर। मर चुकी है तू आज से हमारे लिए, तेरे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। वापस घर आने के बारे में सोचना भी मत वरना काट दूंगा वहीं पर। इतना कहकर वो वहां से जाने लगता है। तनु उसका हाथ पकड़कर बोली, ऐसा मत कहिए दादाजी, मुझे सच में नहीं पता ये सब। मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। मैं कहाँ जाऊंगी, वो रोते हुए बोल रही थी, पर उसके आंसुओं का रणवीर पर रत्तेभर असर नहीं हो रहा था। वो उसका हाथ झटकता है और वहां से चला जाता है। दादाजी, दादाजी, तनु चिल्लाती रह जाती है पर वह नहीं रुकता।
कमरे का दरवाजा खुलता है और रणवीर बाहर निकलता है। उसे सही सलामत देखकर सुमेर के माथे पर शिकन आ जाती है। यह अभी तक जिंदा कैसे और सम्राट को मारा है इसने या नहीं? क्या हुआ होगा उस कमरे में? वो मन ही मन बोल रहा था। जैसे ही रणवीर बाहर आता है, मीडिया वाले उसे घेर लेते हैं और एक के बाद एक सवालों के बौछार कर देते हैं उस पर। रणवीर जी, जो कुछ भी हुआ इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या रिश्ता है आपकी पोती और सम्राट के आदमी रोहन के बीच? क्या ये सम्राट की साजिश थी? आखिर आपकी पोती उस कमरे तक पहुंची कैसे? अब आप क्या करेंगे? और भी ना जाने क्या क्या बोल रहे थे। उनकी आवाज अंदर सम्राट, रोहन, चंचल और तनु के कानों तक भी पहुंच रही थी। वो लड़की मर चुकी है मेरे लिए, इतना कहकर रणवीर वहां से चला जाता है। अंदर कमरे में फिर से एक बार खामोशी छाई हुई थी। बस तनु के सिसकने की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी रोहन ने कहा, सर आपको लगता है कि मैं ऐसा कुछ करूंगा? उसने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा, तो फिर तुम इस कमरे में क्या कर रहे हो? और हालत देखो अपनी, ये कपड़े देखो अपने जो जमीन पर पड़े हैं। वो उसके कपड़े उठाकर उसके ऊपर फेंकते हुए बोलता है, किस किस को समझाओगे तुम? किस किस का मुंह बंद करोगे? है कोई जवाब? सम्राट ने चिल्लाया, ये सब किसी की साजिश से सर। मुझे धोखे से यहां बुलाया गया है और जब मैं अंदर आया तब ये लड़की पहले से ही बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। इसके कपड़े जमीन पर पड़े थे। मैं बस इसे देखने के लिए इसके पास गया, तभी किसी ने मेरे सिर पर पीछे से वार किया। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया क्योंकि उसने मास्क पहना हुआ था। फिर मैं बेहोश हो गया और जब होश आया तो उसके बातें सुनने के बाद तनु को याद आता है कि वह तो सुमेर के साथ इस कमरे में आई थी और फिर उसे किसी ने कुछ सूंघाकर बेहोश कर दिया था। मतलब ये सब सुमेर ने किया है। इतना बड़ा धोखा, मतलब उसने धोखे से मेरे साथ। वह मन ही मन सोच रही थी। सुमेर की सच्चाई उसके सामने आ चुकी थी और उसके झूठे प्यार का नशा भी उतर चुका था। और तुम यहाँ कैसे आए? सम्राट उससे भी सीधा सवाल करता है। सुमेर के साथ। सुमेर लाया था मुझे यहाँ पर। ये सुनकर सबके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। तनु आगे बोलती, वही लाया था मुझे इस कमरे में। इस पार्टी में भी उसने बुलाया था मुझे ये कहकर कि वह आज अपनी माँ से मुझे मिलवाएगा। पिछले कई महीनों से वो मेरे साथ रिलेशन में है, पर आज मुझे पता चला कि वो बस मेरे साथ प्यार का नाटक कर रहा था। ये कहते हुए उसके आंखों से आंसू बह जाते हैं। रोहन और सम्राट एक दूसरे की तरफ देखते हैं, पर अगले ही पल रोहन ने कहा, व्हाट द हेल? वो ऐसा क्यों करेगा? जिसे देखो वो सुमेर का नाम ले रहा है। रोहन थोड़े गुस्से से बोलता है, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूं? और मुझे क्या मिलेगा झूठ बोलकर? सबके सामने अपना तमाशा बनाकर, बजाय उसे पूछने कि तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो। तनु भी गुस्से से बोलती है। दोनों ही गुस्से से एक दूसरे को घूर रहे थे और फिर दोनों ही अपना अपना चेहरा फेर लेते हैं। एक बार फिर से कमरे में खामोशी छा जाती है। तभी चंचल ने कहा, पर रोहन कोई बेवजह तो किसी का नाम नहीं लेता ना? हर बार सुमेर का नाम ही क्यों सामने आ रहा है? किसी और का क्यों नहीं? कुछ तो बात हो सकती है ना? कम से कम हमें पता तो करना ही चाहिए। सम्राट एक सिगरेट जलाकर अपने होठों पर रखते हुए कहा, चंचल सही कह रही है रोहन। मैं आपके और मैम के बात से सहमत हूं सर, और बहुत अच्छे तरीके से मैं सब समझ भी रहा हूं, पर एक बार मेरे जगह पर रहकर सोचिए। सुमेर मेरे लिए उस आदमी का बेटा है जिसने मुझे सड़क पर से उठाकर घर लाया, अपने सीने से लगाया, बाप का नाम दिया, रहने के लिए घर दिया, खाने को खाना दिया। मैं उनके एहसान के नीचे सिर तक डूबा हुआ हूं। मैं सीधा जाकर उससे सवाल जवाब नहीं कर सकता। पहले ही मुझे उस घर में कोई पसंद नहीं करता सिवाय मेरी बहन सुहानी के। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मैं अपने तरीके से पता करता हूं सब पर। तब तक ये बात कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए, प्लीज सर, इट्स रिक्वेस्ट। सम्राट एक गहरी सांस लेकर बोला, और अगर सुमेर दोषी निकला तो? वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, तो क्या तभी तुम उसे यूं ही छोड़ दोगे जिसने न जाने कितनों की जिंदगियां खराब की है? नहीं सर, मैं उसे अपने हाथों से सजा दूंगा, यह वादा है मेरा आपसे भी और अपने आप से भी। वो सब तो ठीक है, पर अब इन मीडिया वालों का क्या करें? चंचल ने चिंता जताते हुए कहा, और तनु कहाँ जाएगी? तनु हैरानी से उसकी तरफ देखती है, जैसे देख रही हो कि मैंने हमेशा इसके साथ बुरा व्यवहार किया और इसे आज भी मेरी फिक्र है। वो वापस अपनी गर्दन झुका लेती है। सम्राट कुछ सोच रहा था, कुछ बहुत गहरा। अगले ही पल वो किसी को फोन करते हुए बोला, हाँ, बाहर जितने भी मीडिया वाले खड़े हैं सबके मुंह पर जितना वो पैसा चाहते हैं उतना पैसा ठूसो और मुंह बंद करवाओ उनका। मुझे ये खबर हर चैनल से डिलीट चाहिए और फटाफट से एक पंडित को भेजो यहां पर अभी इसी वक्त। पंडित? पर किस लिए सर? रोहन हैरानी से बोलता है। सम्राट ने फोन कट करते हुए कहा, शादी कर रहा है तू इस लड़की से? वॉट? रोहन को एक झटका लगता है। उसकी आंखों के सामने आरोही का चेहरा घूम जाता है। उसने तो सोच लिया था कि बेशक आरोही उसकी नहीं हुई तो क्या,
वो तो प्यार करता है ना उससे, और मरते दम तक करता रहेगा। आज पहली बार वो सम्राट के बात का विरोध करते हुए कहा, सॉरी सर, मैंने कुछ किया ही नहीं, तो मैं इससे शादी क्यों करूं? नहीं, मैं नहीं करूंगा। जहां रोहन इस शादी का विरोध कर रहा था, वहीं तनु बिल्कुल चुप एक टक जमीन को घूर रही थी। प्रतिशोध की आग दहक रही थी उसके सीने में, जिसमें वो पल पल जल रही थी। वो प्रतिशोध जो उसे सुमेर से लेना था, वो बस चुपचाप जो हो रहा है होने देती है। तभी सम्राट ने कहा, बकवास मत कर रोहन, इस बंद कमरे के अंदर तू इसके साथ आया है, दुनिया की नजर में तेरे साथ इसका नाम जुड़ गया है। तू इसे नहीं अपनाएगा तो कौन अपनाएगा? कहाँ जाएगी ये? यहां से बाहर निकलते ही इसे नोच खाने वाले हजारों बैठे हैं। हमारा समाज तब तक इसका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक यह अपनी जान ना दे दे। ये चाहता है तू, तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, पर एक लड़की का जीना हराम कर देगी ये दुनिया। रोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर सर, हम दोनों में कुछ नहीं हुआ है, वो चिल्ला पड़ता है। सम्राट ने भी चिल्लाते हुए कहा, ये बात तू जानता है, ये लड़की जानती है, मैं जानता हूं, पर कौन मानेगा इस बात को? चाहे या ना चाहे, पर यह शादी तो तुझे करनी ही पड़ेगी, यह बात फाइनल है। रोहन को शादी से बचने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था, पर हाँ, उसका मन अंदर ही अंदर गुस्से और नफरत से जरूर भर रहा था। वो जोर से अपना हाथ दीवार पर दे मारता है। तनु की आंखों से आंसू सूख चुके थे, मगर उसके आंखों में कुछ था, तो वो था सुमेर को जान से मारने का जुनून। उसने सोच लिया था वो सुमेर को खत्म करके ही रहेगी, इसके लिए चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। वो एक नज़र रोहन की तरफ देखती है और मन ही मन, मुझसे शादी करके बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो तुम मुझ पर, तुम चिंता मत करो, अपना बदला पूरा होते ही मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी। तभी सम्राट का फोन रिंग करता है। सर, मीडिया को वापस भेज दिया है, अब बस कुछ मेहमान ही बचे हैं और शादी की सारी तैयारियां भी हो गई है। सुमेर, जो अभी तक छुपकर तमाशा देख रहा था, ये शादी का मंडप किसके लिए लगाया जा रहा है? अभी तक तो सम्राट और रणवीर को एक दूसरे को खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन वो अभी बोल ही रहा था कि तभी सम्राट कमरे से बाहर आता है। हमेशा की तरह उसके चेहरे पर गजब का कॉन्फिडेंस था। डोंट वरी, ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती ही रहती है भाई, हजारों दुश्मन है मेरे, मुझे बर्बाद करने की साजिशें रचते ही रहते हैं, आप लोग पार्टी एंजॉय कीजिए। वो अपने अंदाज में बोलता है, जो काफी था सबका मुंह बंद करवाने के लिए। कुछ देर बाद रोहन और तनु भी बाहर आते हैं। तनु को सबकी नजरें अपने ऊपर महसूस हो रही थी। वो किसी की भी तरफ नहीं देख रही थी। घबराहट में उसने रोहन का हाथ पकड़ लिया, पर रोहन ने तुरंत उसका हाथ झटकते हुए गुस्से से दांत भींचकर कहा, डोंट टच मी और डोंट क्रॉस योर लिमिट, अदरवाइज आई विल किल यू। बेहद गुस्से से बोलता है रोहन तनु से। आज तक किसी ने इस तरह से बात नहीं की थी उससे। उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं, पर अगले ही पल वह अपने हाथ की मुट्ठी कसती है और अपने आंसू पी जाती है। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, सब सुमेर के वजह से हो रहा है, वरना किसी की हिम्मत नहीं थी मुझसे ऐसी बात करने की। अपनी हर बेइज्जती का बदला मैं तुमसे लेकर ही रहूंगी। तनु मन ही मन ये सब सोच रही थी और रोहन के साथ फेरे ले रही थी। सुमेर छुपकर ये सब देख रहा था। एक बार फिर उसका प्लान उल्टा पड़ गया था। वो पूरा गुस्से से भर जाता है। कहाँ तो उसने सोचा था कि सम्राट, रोहन और रणवीर आपस में लड़कर मर जाएंगे, लेकिन सम्राट ने तो पल में बाजी पलट दी। मीडिया के मुंह भी बंद करवा दिए। रोहन और तनु की शादी भी हो गई। चंचल और सम्राट साथ साथ खड़े थे और सम्राट ने मजबूती से उसका हाथ पकड़ रखा था। चंचल भी अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रही थी। ये सब देखकर सुमेर के तन बदन में आग लग जाती है। मौका देखकर वो वहां से खिसक जाता है। खैर, ना चाहते हुए भी रोहन और तनु की शादी हो जाती है। सुहानी वही थी, उसने फोन करके अपनी मां को सब बता दिया था और रोहन के शादी के बारे में भी। धीरे धीरे सब मेहमान चले जाते हैं, रह जाते हैं सम्राट, चंचल, तनु, रोहन और सुहानी। सम्राट ने रोहन से कहा, तुम भी अब घर जाओ, इस लड़की का पूरा ख्याल रखना। बेवजह इस पर गुस्सा मत करना, वो उसे समझाते हुए बोलता है, जैसे जनता हो कि रोहन के दिमाग में क्या चल रहा है। रोहन कुछ नहीं बोलता, बस अपनी गर्दन झुका लेता है। मन ही मन, मुझे इस लड़की से कोई मतलब नहीं है, इसे रहने के लिए घर चाहिए, वो मिल जाएगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करने वाला मैं इसके लिए। वहीं तनु मन ही मन, मुझे भी रोहन से कोई मतलब नहीं है, एक बार मैं सुमेर को अपने हाथों से मार दूं, उसके बाद मैं यहां से बहुत दूर चली जाऊंगी। सुहानी रोहन के पास आकर बोली, चलिए भाई घर चलिए। घर? प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। रोहन एकदम से बोलता है, हाँ भाई, अपने घर। अब आप भाभी को फ्लैट पर लेकर जाने का तो नहीं सोच रहे हैं ना? अब आप तो पूरी पूरी रात घर नहीं आते, ऐसे में क्या भाभी अकेली रहेंगे?
नो वे, आप दोनों चलिए मेरे साथ। रोहन के दिमाग में कुछ तो चल रहा था। उसने सोच लिया था कि तनु को वह उस घर में छोड़ देगा पर खुद वहां नहीं जाएगा। इससे तनु को रहने के लिए घर तो मिल जाएगा और रोहन को उससे छुटकारा। ये सब सोचकर उसने सुहानी की बात मान ली। तनु तो पहले से यही चाहती थी। वह कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप जो हो रहा है उसे होने देती है। कुछ देर के बाद रोहन, तनु और सुहानी घर के लिए निकल जाते हैं। सम्राट और चंचल अपने घर। सम्राट के दिमाग में अब सुमेर खटक गया था। वो रोहन को अपना छोटा भाई मानता था, बस इसी वजह से चुप था। वो खामोश बैठा कुछ गहरा सोच रहा था, कुछ बहुत गहरा। उसके पास बैठी चंचल भी खामोश थी। आज जो कुछ भी हुआ वह भी उसी के बारे में सोच रही थी। उसके आंखों के सामने वो पल घूम रहा था जब रणवीर उसके पास आकर उस पर चिल्ला रहा था, तभी कैसे सम्राट ने पूरे हक के साथ उसे अपनी पत्नी कहा। कैसे उस पर जुनून सवार हो गया था। अगर वो बीच में ना आती तो सम्राट उसे मार ही देता। उस वक्त जो सम्राट की आंखों में उसे अपने लिए नजर आया वो बेहिसाब प्यार था, जिसे वो झुठला नहीं सकती। वो अपनी सोच में पूरी तरह डूबी हुई थी। सम्राट उसकी तरफ देख रहा था पर उस वक्त दोनों ही खामोश रहते हैं। कुछ देर में वो घर पहुंच जाते हैं। दोनों साथ में अंदर आते हैं। सम्राट की नजर गार्डन में टहल रहे समीर पर जाती है, जो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। तुम चलो, मैं अभी आया, कहकर वो समीर के पास जाता है। चंचल एक नजर दोनों को देखती है और फिर अपने कमरे में चली जाती है। समीर भी सम्राट को अपने पास आते हुए देखता है। अगले ही पल दोनों आमने सामने थे। दूसरी तरफ सुहानी तनु और रोहन को लेकर घर आ गई थी। किसी महारानी की तरह रेखा जी सोफे पर बैठी उनका इंतजार कर रही थी। भाभी सुहानी बेहद अपनेपन से तनु का हाथ पकड़कर अंदर ले जाने लगती है। तनु अंदर ही अंदर बहुत घबरा रही थी। रेखा अपनी तेज तरारी नजरों से तनु को ऊपर से लेकर नीचे तक देखती है। चलो, मुफ्त में एक नौकरानी तो मिली, वो मन ही मन सोचती है। ये लड़की, तुझे इतनी भी तमीज नहीं है कि मैं यहां बैठी हूं आकर मेरे पैर छुए। यही सिखाया है तेरे घर वालों ने तुझे? बहुत गलत तरीके से कहती है रेखा। माँ प्लीज, सुहानी ने टोकते हुए कहा। तू अंदर जा, सुहानी। रेखा ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा तो सुहानी ने फिर से कहा, माँ मैंने कहा ना अंदर जा। वो इतने गुस्से में बोलती है कि एक पल के लिए तनु भी सहम जाती है। तू अंदर जा सुहानी। रोहन उसे अंदर भेजता है। सुन लड़के, अपनी बीवी को अच्छे से समझा देना कि तेरी इस घर में क्या औकात है और वही औकात इस लड़की की होगी। मेरे सामने मुंह खोलने की गलती से भी नहीं होनी चाहिए। सुमेर की मां का ये रूप देखकर तनु तो शॉक्ड ही हो गई थी। कितनी तारीफ करता था वो अपनी मां की कि वो बहुत अच्छी है, तुम्हें पलकों पर बिठाकर रखेगी, पर यहां तो सब उल्टा था। तनु हैरानी से रोहन की तरफ देखती है कि वो अभी कुछ बोलेगा, पर हमेशा की तरह वो चुपचाप खड़ा था। एक मनहूस क्या कम था मेरी जान को जो ये दूसरी भी उठाकर ले आया। भिखारी कहीं का, मेरे घर को क्या धर्मशाला समझ रखा है। इस बार भी रोहन की वही चुप्पी। जबकि तनु से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो बोल पड़ती है, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की, और भिखारी किसी बोला आपने? उधर सम्राट और समीर आमने सामने थे। तुम्हें अब यहां रहने की जरूरत नहीं है। मुझे पता चल गया है कि तुमने आरोही के साथ कुछ नहीं किया, इसलिए तुम आजाद हो, इतना कहकर वो जाने लगता है। आरोही से प्यार इसलिए नहीं किया था मैंने कि जो बीच में छोड़कर चला जाओ। मोहब्बत की है तो उसे मरते दम तक निभाऊंगा भी, और एक बात, मैं यहां अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए नहीं रुका हूं। आरोही के लिए रुका हूं, उसे पहले जैसा करने के लिए रुका हूं, और अगर वह ठीक नहीं भी हुई तभी मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। बेखौफ होकर अपने बात वो सम्राट के सामने रखता है और फिर अंदर चला जाता है। सम्राट के होठों पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। इसके बाद वो भी अंदर चला जाता है। चंचल आईने के सामने खड़ी थी, अपने इयररिंग निकाल रही थी। ठीक उसी वक्त सम्राट अंदर आता है। उसकी नजरें जाती है चंचल पर, जो ग्रीन कलर के ड्रेस में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसकी ड्रेस बैकलेस थी जिससे उसकी पीठ साफ नजर आ रही थी और सम्राट को दीवाना बना रही थी। चंचल भी उसे ही देख रही थी। अगले ही पल वह भी नजरें झुका लेती है। सम्राट को देखते ही धड़कनें बढ़ गई थी। उसकी आंखों के सामने वही पल घूम जाता है जब सम्राट ने उसे किस किया था। सम्राट के कदम उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। वह आहिस्ता से उसके पीछे जाता है और एक झटके से ड्रेस में पीछे की तरफ लगी हुक को खोल देता है। अब आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए नफरत भरी मोहब्बत कहानी पर।